तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कल की क्लास में पढ़ा कि उनकी नगर नियोजन पढ़ लिया था, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्थिति को पढ़ेंगे और उनकी भाषा व लिपि को पढ़ेंगे और इनकी जो कि मूर्तियों की कला थी, मोहरी थी, वो भी देखेंगे। तो आज हमारा नया टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता में कि धार्मिक स्थिति, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक स्थिति कैसी थी। अगली हेडिंग है धार्मिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो बहुदेववाद को मानते थे। आप सभी जानते हो कि बहुदेववाद क्या होता है। जैसे सोमवार को हमने शिव जी को मनाया, मंगलवार को हनुमान जी को मनाया, उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी बहुदेववाद होते थे, यानी ये बहुदेववाद होते थे। और ये प्रकृति पूजा भी करते थे, जल की पूजा भी करते थे, पशु पक्षियों की पूजा भी करते थे। तो ये लाइन भी आप लिखो कि ये है प्रकृति पूजा। हिंदू धर्म में होता है ऐसा कि प्रकृति पूजा भी करते हैं, जल की पूजा भी करते हैं, पशु पक्षियों की भी पूजा करते हैं। और ये सब आज भी होता है और पहले भी होता था। जल की पूजा, जैसे पशु पक्षियों की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग योनि पूजा व लिंग पूजा को भी विश्वास रखते थे। एक लाइन ये भी लिखो कि यह लोग लिंग पूजा व योनि पूजा में भी विश्वास करते थे। लिंग पूजा व योनि पूजा में भी विश्वास करते थे। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। जैसे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और ये कर्मफल सिद्धांत में भी विश्वास करते थे। जैसे अब हमने अच्छे कर्म किए तो आगे भी हमारा जो कि कर्मफल सिद्धांत, यानी अब हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे हमें पुण्य प्राप्त होगा। तो ये धारणा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी रखते थे। तो आपकी नेक्स्ट लाइन यही बनती है कि यह लोग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कर्मफल सिद्धांत को मानते थे। कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। ये अंधविश्वासी लोग थे। एक लाइन ये भी लिखो कि ये अंधविश्वासी लोग थे। अंधविश्वास करते थे। तो ये थी कुछ इनकी जो कि धार्मिक स्थिति। ये बहुदेव को मानते थे, ये प्रकृति पूजा, जल की पूजा, पशु पक्षियों की भी पूजा करते थे, यह लिंग पूजा में, योनि पूजा में विश्वास करते थे, ये कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे और ये अंधविश्वासी थे। ये जो कि ये महिला व पुरुष दोनों जो कि देवताओं की पूजा करते थे। एक लाइन ये भी लिख लो कि यह महिला व पुरुष दोनों देवताओं की पूजा करते थे। देवताओं की पूजा करते थे।
तो ये थी इनकी जो कि धार्मिक स्थिति। ये बहुदेव को मानते थे, ये प्रकृति पूजा, जल की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा करते थे, ये लिंग पूजा व योनि पूजा में भी विश्वास करते थे, और ये कर्मफल सिद्धांत और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। ये अंधविश्वासी थे, और जो कि महिला व पुरुष दोनों जो कि देवताओं की पूजा करते थे, और ये कर्मफल सिद्धांत इनको मानते ही थे। और क्या, तो ये सब हमारी जो कि धार्मिक स्थिति कि हमारे धार्मिक स्थिति के बारे में कोई अवशेष भी मिला है कि हाँ मिला है, कालीबंगा से हमें जो कि हवन कुंड प्राप्त होता है। तो एक लाइन आप ये भी ऐड करो। और हमें मोहनजोदड़ो से जो कि आदि शिवा की मूर्ति मिली थी वो भी लिखो। तो हमें कुछ धार्मिक स्थिति के बारे में कुछ साक्ष्य भी मिले हैं हमें। कालीबंगा से हमें एक हवन कुंड प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से हवन कुंड प्राप्त हुआ है। हवन कुंड प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से हमें आदि शिवा की मूर्ति मिली है, जिसके बाईं तरफ गेंडा व भैंसा और दाईं तरफ जो कि हाथी व बाघ की मूर्तियां मिलती है, और सामने 2 हिरण मिलते हैं। एक लाइन ये भी ऐड करो। मोहनजोदड़ो से आदि शिवा की मूर्ति मिलती है। आदि शिवा की मूर्ति मिलती है। तो ये थे हमारे कुछ धार्मिक स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, यानी प्रकृति पूजा भी, या ये शाश्वत आत्मा में विश्वास करते थे। तो एक लाइन ये भी ऐड करो कि यह शाश्वत आत्मा में भी विश्वास करते थे। शाश्वत आत्मा में भी विश्वास करते थे। विश्वास करते थे। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो कि धार्मिक स्थिति कैसे थी। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। तो हम वो देखते हैं कि इसी में हेडिंग डाल लो, एक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी वो अपने भाव के द्वारा, यानी कि संकेतों के द्वारा दूसरों को बताते थे। और हमें इनके भाव भी मिले हैं, हमें 400 के आसपास हमें जो कि इनके भाव भी मिले हैं, जिनको आज तक नहीं जाना जा सकता है। जैसे कि हम टाइपिंग में करते हैं, हमें स्टिकर दिखते हैं, उसी प्रकार से इनके कुछ स्टिकर वगैरह हैं, यानी भाव हैं जो इनके संकेत थे, इनको आज तक हमें नहीं पता चला। यानी इनकी भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी। हमें 400 के आसपास हमें इनके जो कि संकेत मिले हैं। और इनकी जो कि लिखने की शैली थी वो दाएं से बाईं ओर थी, यानी दाएं से बाईं ओर थी। और ये इस प्रकार लिखते थे, इस प्रकार, यानी हल्लासर लिपि, जैसे हल्लासर, जैसे इस प्रकार हल जोया जाता है, उसी प्रकार इनकी हल्लासर या गोमूत्राक्षर लिपि थी। गाय जब चलती है, जो मूत्र ऐसे ही करती है चलती चलती, तो इन्हें हल्लासर या गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। तो ये लाइन भी ऐड करो कि यह दाएं से बाईं ओर लिखते थे, दाएं से बाईं ओर लिखते थे। या इसे हल्लासर या गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। गोमूत्राक्षर लिपि हमें इनके लगभग 400
जो कि भाव या क्वेश्चन में लिख लो संकेत मिले हैं, जिन्हें आज तक नहीं जाना जा सकता है। ये थी इनकी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि, यानी ये हलस्र या गोमूत्राक्षर लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, ये दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। अब हम देखते हैं कि इनकी जो कि कला है वो कैसी थी, यानी इनके मोहरे मूर्तियां वो कैसे मिलती है हमें। तो अब हम इनकी थोड़ी कला और देख लेते हैं। भाषा तो देख ली हमने, हमें इनकी कला में मिलती है, या तो इनकी मोहरें मिलती हैं या इनके कुछ मूर्तियां मिलती हैं। तो लिखो मूर्ति या मोहरें। पहले हम बात करते हैं मूर्ति की। मूर्ति हमें इनसे 3 प्रकार की मूर्तियां मिलती है, जैसे कोई मिट्टी की मूर्तियां, कोई धातु की मूर्तियां, कोई टेराकोटा की मूर्तियां। तो अब ये लाइन ऐड करते हैं कि मूर्तियां हैं जो धातु की, मिट्टी की या टेराकोटा की। टेराकोटा की मिलती है, जैसे हमें मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि धातु की थी, यानी वो कांसे की थी। तो एक लाइन ये भी ऐड करो, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। जो किसकी थी, जो कि धातु की थी, यानी कांसे की थी। दहमाबाद से धातु के 4 रथ मिले हैं। ये सब बातें हमने पढ़ ली है। धातु के 4 रथ मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें जो कि पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, जो कि मिट्टी की है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। ये लोग व्यापार भी करते थे, तभी हमें मोहनजोदड़ो से जो कि कुछ मोहरें भी मिली है फ्रांस की। तो एक लाइन ये भी लिखो कि मोहनजोदड़ो से हमें मोहरें भी मिली हैं। इनकी मोहरों पर भी या तो कुछ ना कुछ लिखा होता है या कुछ ना कुछ चित्र बनाया हुआ होता है, यानी कि इनकी मोहर एकदम सीधी नहीं होती है, या उनके ऊपर कुछ चित्र बनाया जाता है, जैसे कोई हाथी का, घोड़े का, या उस पर कुछ ना कुछ लिख दिया जाता है। जो कि ये मोहर है जो कि व्यक्ति की गुणवत्ता को दर्शाता है, यानी ये मोहर है जो कि किस व्यक्ति की है, वो व्यक्ति कैसा था। तो ये सब हमें जानकारी मिलती है। तो एक लाइन ये लिखो कि मोहरें हैं जो व्यक्ति की गुणवत्ता को दर्शाता है, व्यक्ति की गुणवत्ता को दर्शाता है। और इनकी मोहरें हैं जो कि मोहरे पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। मोहरे हैं जिस पर कुछ चित्र बनाया हुआ होता है, कुछ चित्र यहाँ लिखा हुआ होता है। जैसे कि पहला देखो कुब्बड़,
एक मोहर मिली है जिस पर कुबड़ वाला हाथी का चिन्ह है। एक और मिली है जिस पर एक सिंगा यानी गेंडे का चित्र है। ये सब मूर्तियां हैं जो हमें दर्शाती है कि कुछ लिखा होता है, तब यह पता चलता है कि ये जो कि मोहर है किसकी है, व्यक्ति की गुणवत्ता को दर्शाता है, या उस पर कुछ ना कुछ चित्र बनाया हुआ होता है। तो ये थी हमारी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की मूर्तियां, मोहरें, इनकी कला की ओर दर्शाता है। अब हमें सिंधु घाटी सभ्यता से एक अभिलेख मिला है जिसके हम कहते हैं सामोली अभिलेख। अब उस अभिलेख के बारे में बढ़ते हैं। अब हमने सब कुछ देख लिया जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और उनकी नगर नियोजन। अब हम देखते हैं कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है सारगोन अभिलेख। अब हम थोड़ा सारगोन अभिलेख के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से में क्या जो कि साक्ष्य मिलते हैं। एडिंग डालो, सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहते हैं। मेलुआ वैसे देखा जाए तो मेलुआ है जो कि नाविकों का देश है, और मेलुआ है जो कि हाजा पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। हाजा पक्षी यानी मोर के लिए भी प्रसिद्ध है। और सिंधु घाटी यानी सारगोन अभिलेख में कपास है उनको सीडन कहा गया है, और बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो कि वस्तु विनिमय करते थे। ये लोहे से अपरिचित थे, या तो ये कांसे का प्रयोग करते थे, या तांबे का या टिन का प्रयोग करते थे। तो ये सब हमें सारगोन अभिलेख से मिलता है। तो इनको लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को, इस अभिलेख के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। मेलुआ कहा गया है। मेलुआ है जो कि हाजा पक्षी यानी हाजा यानी मोर के लिए प्रसिद्ध है। मेलुआ हाजा यानी मोर, हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें जो कि सिंधु घाटी जो कि इस अभिलेख के अनुसार कपास को सीडन कहा गया है। सीडन कहा गया है। और विश्व में भारत में सबसे पहले जो कि कपास के जो कि साक्ष्य मिलते हैं। तो एक लाइन नोट लगा के ये भी लिख लो कि भारत में सबसे पहले कपास के साक्ष्य मिलते हैं। कपास के साक्ष्य मिलते हैं। और इस अभिलेख के अनुसार जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तु विनिमय होता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। वस्तु विनिमय होता था। और ये लोग लोहे से अपरिचित थे, यानी लोहे का इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। लोहे से अपरिचित थे। तो ये परिचित किस धातु से थे? ये परिचित थे या तो तांबा या टिन, तांबा, टिन या कांसे से। कांसे से परिचित थे।
तो ये जानकारी मिलती है हमें आर्गोन अभिलेख से कि सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा जाता है। मेलुआ है जो कि हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, और कपास को सिडन कहा गया है। और भारत में सबसे पहले कपास के साक्ष्य मिलते हैं, विश्व में भारत में सबसे पहले कपास के साक्ष्य मिलते हैं। वस्तु विनिमय नहीं होता था, लोहे से ये लोग अपरिचित थे, तांबा टिन व कांसे से परिचित थे, यानी तांबा टिन और कांसे का ये प्रयोग करते थे। तो ये था हमारा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा आज का टॉपिक है, जो कि पूरा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता का अगला टॉपिक यानी हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। जब कोई नया अपडेट आता है तो हम टेलीग्राम पर पोस्ट करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।